तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की किसी जरूरी काम से घर के बाहर निकलती है, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आ पाती है। घर वाले परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। एक जवान लड़की के गायब होने की खबर से शहर भर में हंगामा हो जाता है। पुलिस तेजी से काम करते हुए उस लड़की को ढूंढ निकालती है, मगर मुर्दा लड़की कश्यप परिवार वाले को सौंप दिया जाता है और उसकी अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस लड़की की हत्या किसने किया। पुलिस इसी सवाल की जवाब तलाशने के लिए दिन रात एक कर देती है। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और फाइनली पुलिस को जवाब भी मिल जाता है। जवाब हिला देने वाला था। दुनिया की नज़र में जिसकी हत्या हुई थी, असल में वही कातिल थी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिसका कत्ल हुआ वही इस केस की कातिल भी हो। हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, इसमें सच में ऐसा ही हुआ था। शायद आपको अभी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, मगर जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और हिला देने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी कहानी कल्पना से परे है और इस पूरी कहानी को अंजाम देने के लिए पीछे की वजह और भी भयावह है। तो आखिर क्या है रहस्य से भरी इस कहानी की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। सब कुछ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए ज़रूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी में सबसे अहम किरदार है शिखा दुबे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। 2011 में शिखा दुबे की उम्र 23 साल थी और वह इस समय दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शिखा देखने में बेहद ही मासूम और शरीफ थी। 10 जून 2011 को कुछ ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलती हैं। घर वालों को कहकर जाती हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, मगर काफ़ी देर हो जाती है, वापस नहीं लौटती हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, परिवार वाले की चिंताएं भी बढ़ने लगती है। ज़्यादा अंधेरा हो जाने पर परिवार वाले अपने स्तर से शिखा दुबे की खोजबीन शुरू कर देते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों तक को फ़ोन किया जाता है, मगर शिखा की जानकारी कहीं से नहीं मिलती है। तब शिखा का कहीं भी अता पता नहीं चलता है तो थक हार कर शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले राम प्रकाश दुबे से पूछताछ कि क्या आपको किसी और पे शक है। जवाब में वो दीपू यादव का नाम लेते हैं। दीपू यादव इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार है। राम प्रकाश दुबे के मुताबिक दीपू यादव उन्हीं के पड़ोस में रहता है। पुलिस को दिया बयान। राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू यादव अक्सर उनकी बेटी शिखा दुबे को परेशान किया करता था, इसलिए उन्हें शक है कि हो ना हो दीपू यादव ने उनकी बेटी को गायब किया हो या फिर उसकी हत्या कर दी हो। ये सब बोलने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और भागते हुए दीपू यादव के घर पर आती है। यहाँ आकर पता चलता है कि दीपू यादव खुद ही लापता है। पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और वह दीपू यादव के ढूंढने में लग जाती है। शिखा दुबे की तलाश में लगी रहती है, खोजबीन में लगी रहती है। इसके दौरान पुलिस वालों को एक सर्व कैनाल कॉलोनी के पास के जंगल में एक लाश मिलती है। एक लड़की की थी। लाश का चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। चेहरे से पहचान करना मुश्किल था। एक लड़की की लाश मिलते हैं पुलिस वाले तुरंत राम प्रकाश दुबे परिवार वाले को बुलाते हैं और उनसे पहचान करने के लिए कहते हैं कि कहीं शव ये शिखा का तो नहीं है, बेटी शिखा दुबे का तो नहीं है। खबर मिलते ही शिखा दुबे के परिवार वाले लाश की पहचान करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, इसीलिए चेहरे से तो पहचानना असंभव था। लेकिन शरीर पर पहना हुआ कपड़ा, जब के आसपास बिखरे हुए सामान, चप्पल, गले में मौजूद काला धागा तथा लड़की के कद काठी, यह चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी, सामने मरी पड़ी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे है। परिवार वाले भी आखिरकार उसकी पहचान अपनी बेटी शिखा दुबे के तौर पर करते हैं, क्योंकि भले ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मगर शरीर को पहचान होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में यह खुलासा होता है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से काटा गया है।
और भारी चीज से हमला करके चेहरे को बर्बाद भी किया गया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम में सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी पुष्टि होती है। शरीर को कई जगह सिगरेट से जलाया भी गया था। मतलब लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया था। इस दर्दनाक खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और लोग जल्द से जल्द आरोपी के गिरफ्तार की मांग करने लगते हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद सभी जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं। इस घटना ने बड़े स्तर पर अखबारों में सुर्खियां बटोरी थी और लोगों में बड़ा गुस्सा था। इसलिए पुलिस वाले भी तत्परता दिखाते हुए जल्द से जल्द हथियारों की तलाश में लग जाती है। क्योंकि शिखा दुबे के पिता ने दीपू यादव नाम के लड़के पर शिखा दुबे की हत्या का शक जताया था, इसलिए पुलिस दीपू यादव को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए हाथ पैर मारना शुरू कर देती है। दीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों को उठाया जाता है, यहाँ तक कि दीपू यादव से जुड़े 50 से ज़्यादा दोस्तों से पूछताछ होती है, मगर कहीं से भी दीपू यादव का पता नहीं चलता है। और काफ़ी मेहनत के बाद दीपू यादव का एक करीबी दोस्त पुलिस के हाथ लगता है, जो पूछताछ में खुलासा करता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र आया जाया करता था और पिछले कुछ दिनों में उसने सोनभद्र भी कई बार गया था। अब गोरखपुर की पुलिस सोनभद्र के लिए निकल जाती है और दीपू यादव की तलाश में सोनभद्र शहर का कोना कोना छान मारती है। कई घंटों तक छानबीन करती है, मगर कहीं भी दीपू यादव का पता नहीं चलता है। फिर भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी तलाश जारी रखते हैं। इसी तलाश के क्रम में वह ऐसे घर के पास पहुंचते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस वाले आकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कई बार नॉक करने के बाद एक लड़की आकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने वाली लड़की को देखकर पुलिस वाले के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरवाज़ा किसी और ने नहीं बल्कि उसी शिखा दुबे नाम की लड़की ने खोला था, वही शिखा जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने अभी अभी किया था। शिखा दुबे की कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी, वह वही शिखा दुबे पुलिस के सामने खड़ी थी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुलिस वाले ने शिखा दुबे को कैसे पहचाना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब शिखा दुबे के पिता ने बेटी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो उन्होंने शिखा दुबे की कुछ तस्वीरें भी पुलिस वाले को दे रखा था। हैरान होते हुए पुलिस वाले मामला समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर का नज़ारा और भी हैरान करने वाला था। कमरे में पुलिस वाले की कोई और नहीं बल्कि इस केस के प्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव दिखता है। मतलब जिस लड़की का हत्या हुआ था वो और दीपू यादव पर हत्या का इल्ज़ाम लगा था, वह दोनों एक ही घर में सोनभद्र में साथ रह रहे थे। यहाँ एक और बड़ा सवाल यह था कि जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था वह तो पुलिस को जिंदा मिल गई, तो अभी अभी परिवार वालों ने जिस लड़की को अपनी बेटी मानकर अंतिम संस्कार किया था वह कौन थी, उसकी हत्या किसने की थी। इन सभी सवालों का जवाब तलाशने में लग जाती है पुलिस। सभी सवालों का जवाब दे सकती थी पुलिस। शिखा दुबे और दीपू यादव भी इसके जिम्मेदार थे, इसलिए पुलिस वाले ने इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करते हुए गोरखपुर लेकर आ जाती है और यहाँ इन लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। उसमें देखने वाला खुलासा होता है कि शिखा दुबे खुलासा करते हैं कि दीपू यादव भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसके घर के आसपास ही रहता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती थी और देखते ही देखते शिखा दुबे तथा दीपू यादव एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दुनिया की नज़रों से बचकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। मगर इस प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है। वह शिखा दुबे पर कई तरह के पाबंदियां लगा देते हैं। इस कारण दीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना बंद हो जाता है। कुछ दिनों तक वो सब कुछ सामान्य रहता है, मगर मौका मिलते ही फिर से दीपू यादव और शिखा दुबे मिलने लगते हैं। मौका मिलते ही गोरखपुर के एक मंदिर में जाकर 18 अप्रैल 2011 को चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों इस बात की भनक किसी को नहीं लगने देते हैं और अपने आप घर रहने लगते हैं। और दीपू यादव शिखा को अपने साथ रखने का प्लान करने लगता है।
अपने प्लान पे काम करने लगता है। इन दोनों को अच्छे से पता था कि अगर परिवार वालों को बता भी दिया कि हम दोनों ने शादी कर ली है, तब भी परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसलिए अब दोनों दूसरे विकल्प की तलाश में लग जाते हैं ताकि साथ रह सकें। दीपू यादव अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने दोस्त सुग्रीव से करता है। सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वह भी चलाया करता था। दीपू यादव की सारी बातें सुनकर सुग्रीव इन दोनों को बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो देखने में काफ़ी हद तक शिखा दुबे की तरह है। उसकी कद काठी और लंबाई भी पूरी तरह शिखा दुबे की तरह है। अगर हम उसकी हत्या कर दें, हत्या करने के बाद उसे शिखा दुबे का कपड़ा पहना दें, उसका चेहरा बिगाड़ दें, तो लोग शिखा दुबे को मरा हुआ समझ लेंगे और फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर बड़े आराम से रह सकती हो। दीपू यादव और शिखा दुबे को ये प्लान, सुग्रीव का प्लान बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आया और दोनों ने इस प्लानिंग को हकीकत में बदलने के मिशन पर लग जाते हैं। प्लान के बाद सुग्रीव और शिखा दुबे की तरह दिखने वाली पूजा कुमारी नाम की लड़की से कांटेक्ट करता है। उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक नौकरी मेरे पास है। सुग्रीव ऐसा बोलता है, अगर तुम चाहो तो मुझसे आकर मिल सकती हो। पहले महीने का पगार भी तुम्हें एडवांस में दिया जाएगा। पूजा कुमारी की उम्र भी यहीं कोई 26 साल थी और उनकी 3 साल की बेटी भी थी। क्योंकि पूजा कुमारी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वह काम की तलाश में भी थी, इसलिए जब सामने काम आता है तो पूजा कुमारी मना नहीं कर पाती हैं और वह काम की तलाश में सुग्रीव से मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुग्रीव इस बात की जानकारी दीपू और शिखा को देता है और तय किया जाता है कि 10 जून को प्लानिंग को हकीकत में बदला जाएगा। प्लान के तहत लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है ताकि वह पूजा को अपने साथ ला सके। इधर तय समय के मुताबिक भी अपने घर से निकलकर दीपू यादव और शिखा दुबे मिलते हैं। बाजार में जाकर शिखा दुबे कुछ नए कपड़े खरीदते हैं। पूजा को लेकर वापस आने लगता है सुग्रीव। आते हुए वह पास के जंगल में गाड़ी रोकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो काम देंगे। इसके बाद बहाने से गाड़ी रोककर यह सभी पूजा को गाड़ी से उतारते हैं और जंगल में ले जाते हैं। यहाँ पर दीपू और शिखा भी आ जाते हैं। यहाँ आकर बड़ी बेरहमी से सुग्रीव और दीपू गला दबाकर पूजा की हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा दुबे बाजार से खरीद कर जो कपड़ा लाई थी वो खुद पहन लेती हैं और जो उसकी कपड़ा थी उस मरी हुई को पूजा को पहना देती हैं, मगर चेहरे से अब भी वह पूजा की तौर पर पहचानी जा सकती थी। इसलिए अब सुग्रीव तथा दीपू मिलकर ट्रक से लोहे का बड़ा सा रॉड निकालते हैं और बड़ी बेरहमी से पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देते हैं और यह लोग तब तक उसे मारते हैं कि जब तक उसके पूरे चेहरे बिगड़ नहीं जाते हैं। चेहरा बिगाड़ने के बाद इसके अलावा यह लोग पूजा के शरीर को सिगरेट से भी बड़ी बेरहमी से जलाते हैं ताकि इस मामले को दूसरा रूप दिया जा सके। हत्या करने के बाद दीपू तथा शिखा दुबे तुरंत वहां से सोनभद्र की तरफ भाग निकलते हैं, जबकि सुग्रीव अपने खलासी बलराम के साथ मिलकर वहां से उठकर कैनाल के पास के जंगलों में लाकर पूजा की लाश को फेंक देता है और चला जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से काम का इंतजाम दिया जाता है। पुलिस के हाथ लगती है, इनके राज से पर्दा उठ जाता है और दीपू यादव के खुलासे को सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई शौक था कि मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे ने इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। शिखा ने अपने प्यार के साथ रहने के लिए एक 3 साल की मासूम के ऊपर से माँ की साया छीन लिया। इसके बाद जब शिखा दुबे को पिता के सामने लाया जाता है तो एक पल के लिए तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि जिस बेटी को मरा समझकर अंतिम संस्कार कर चुके थे वहीं अब उनके सामने है। पिता बेटी का गला छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं वह जिंदा है। वह थोड़े समय के लिए भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहते हैं कि जितने जघन्य अपराध के अंजाम तुमने दिया है यह तुम्हारे लिए बहुत ही दंडनीय है।
और इसका कर्म तुमको भोगना पड़ेगा। इसके बाद दीपू यादव और शिखा दुबे को पुलिस जेल में भेज देती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।